कलिस्टो पे अपने सामने खड़े साये को देख देवयानी अचरज में पड़ जाती है। थकान की वजह से उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सामने खड़ा साया स्वयं राजा चंद्रमौली ही है, किंतु वो उनके भाई शक्तिमौली थे। शक्तिमौली को अपने सामने खड़ा देख देवयानी आश्चर्यचकित हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजद्रोह के आरोप में गृह निष्कासन के दंड भोगी युवराज शक्तिमौली अभी जीवित हैं। आश्चर्य से उसकी पुतलियां फैलती चली गईं। उसने अपने आप को संभालते हुए शक्तिमौली से कहा, इंद्रनगर खतरे में है और अगर मैं तय समय पर वापस ना पहुंची तो राज्य का नामो निशान मिट जाएगा। देवयानी के मुंह से इतना सुनते ही शक्तिमौली के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो हंसने लगा। उसे इस तरह हंसते देख उसके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाने के लिए देवयानी ने फिर अगली चाल चली और उसकी ओर बातों का पासा फेंका कि शायद शक्तिमौली उसके जाल में फंस जाए, और बोली, वो आपकी भी मातृभूमि है युवराज। अगर कोई वहां आफत आई तो आप भी प्रभावित होंगे। कुछ भी हो, आपका भी अतीत उससे जुड़ा है। जब शक्तिमौली ने देवयानी के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो वो जोर जोर से हंसने लगा और उसके अट्टहास से पूरा कैलिस्टो ग्रह गूंज गया। उसने हंसते हुए कहा, पता है देवयानी, मुझे किन दो शब्दों से सबसे ज्यादा घृणा है, अतीत और मातृभूमि। और इन शब्दों से घृणा करने का जो कारण है वो आपको भी पता है देवयानी। कहते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया था और उसने फिर आगे बोलते हुए कहा, उस मातृभूमि से जुड़ा हुआ अतीत ही तो मुझे सोने नहीं देता देवयानी। देवयानी समझ चुकी थी कि शक्तिमौली के अंदर में वो पीड़ा भरी हुई है जो उसने आज से कुछ वर्ष पूर्व झेली थी। उसे यकीन था कहीं न कहीं शक्तिमौली अभी भी इंद्रनगर को प्रेम करता है, लेकिन उसका ये प्रेम कैसे बाहर आएगा, इसे उस तरकीब के बारे में विचार करना था। और साथ में उसका गणित ये भी बता रहा था कि यहाँ बीता एक एक क्षण इंद्रनगर को विध्वंस के रास्ते पर लेकर जा रहा था। उसे किसी न किसी तरह नए राज्य रक्षक को ढूंढना था और उसे प्रशिक्षण देकर इंद्रनगर की रक्षा करनी थी। और यही विचार करते हुए उसने अपना आखिरी पासा फेंका जो कि शायद काम कर सकता था। पृथ्वी ग्रह पर भारत देश के राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में घड़ी ने 12 बजा दिए थे और होटल से रिया, अमन और लोबो को लेकर मीटिंग पर जाने के लिए निकल चुकी थी। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर लोबो बैठा हुआ था जो कि एक काले रंग के सूट में था। रिया उसके पीछे वाली सीट पर कॉर्पोरेट लुक में थी और बला के खूबसूरत लग रही थी। उसके बगल में अमन नीले रंग का 3 पीस सूट पहने बैठा हुआ था और हाथ में आईपैड लेकर रिया को मीटिंग के बारे में ब्रीफ कर रहा था। रिया की गाड़ी आकर जयपुर के सबसे आलीशान होटल उदय विलास के सामने रुकी। राजस्थानी पोशाक में खड़े होटल के कर्मचारी ने दौड़कर कार का दरवाजा खोला और वो तीनों उससे उतरकर अंदर चले गए। ड्राइवर गाड़ी लेकर होटल की पार्किंग की ओर चला गया। अमन ने रिसेप्शन पर जाकर अपनी बुकिंग के बारे में बात की और रिसेप्शनिस्ट ने उनकी बुकिंग चेक करने के बाद उन्हें अपने पीछे आने को कहा। रिया लोबो और अमन के साथ रिसेप्शनिस्ट के पीछे जा रही थी और उसकी नजर होटल के अंदर फैली हुई राजशाही विलासिता पर जा रही थी। होटल का इंटीरियर देखते हुए उसने अमन से कहा, ऐसा ही एक होटल अगर हम ईटानगर में बना दें तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अमन ने हामी में सिर हिलाया। वो समझ चुका था कि रिया अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि होटल मिडनाइट का इंटीरियर भी इसके सामने कम नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ने उनको मीटिंग के लिए बुक किए गए हॉल में ले जाकर छोड़ा और वहां से लौट गई। अमन और रिया वहां पड़े सोफे पर बैठ गए और लोबो रिया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद रिया की कंपनी के इन्वेस्टर्स भी आ गए और मीटिंग शुरू हो गई थी। होटल के रिसेप्शन पर लगी घड़ी 2 बजा चुकी थी। थोड़ी देर बाद रिया और अमन उन इन्वेस्टर्स के साथ बाहर निकले। उनके चेहरे पर फैली खुशी साफ साफ बता रही थी कि मीटिंग सफल रही और उनके प्रोजेक्ट को यहाँ शुरू करने के लिए फाइनेंस मिल चुका था। रिया ने हाथ मिलाते हुए उन इन्वेस्टर्स का धन्यवाद किया और वो लोग होटल से बाहर निकलने वाले गेट की तरफ बढ़ते चले गए और उनके पीछे पीछे लोबो भी बाहर निकल गया। होटल उदय विलास से उन लोगों ने अपने होटल की तरफ रुख किया। वहां पहुंचने के बाद अमन और लोबो अपने कमरे में चले गए और रिया ने जगत प्रसाद को फोन करने के लिए उनका नंबर डायल किया और फोन उठने पर चहकते हुए बोली, दादू मीटिंग सक्सेसफुल रही, हमें इन्वेस्टमेंट मिल गई है। लेकिन जगत प्रसाद का रूखा सूखा रिस्पॉन्स देखकर रिया को थोड़ा अजीब सा फील हुआ कि आखिर दादू को इतना बड़ा प्रोजेक्ट सफल होने की खुशी क्यों महसूस नहीं हुई, और उसने फोन काट दिया।
फोन कटने के बाद जगत प्रसाद ने लोबो को फोन किया, जो कि अमन के कमरे में उससे थोड़ी दूर पर बैठा हुआ था। जगत प्रसाद का नंबर देखते ही वो बाहर निकल गया और कॉरिडोर में जाकर देखा कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने फोन उठाया और उधर से जगत प्रसाद की आवाज उसके कानों में पड़ी। रिया का फोन आया था, बोल रही थी कि मीटिंग खत्म हो गई है, इसलिए अब वहां से उनको लेकर निकलो। उनकी आवाज में एक अजीब तरह का डर और बेरुखी सुनाई दे रही थी। ठीक है सर, लेकिन मैं कैसे बोलूंगा चलने के लिए, और अभी ही तो वो आई हैं, अभी टिकट भी नहीं है। लोबो ने जवाब देते हुए कहा, तुम रात की फ्लाइट के टिकट चेक करके रखो, मैं उसको तुरंत आने के लिए बोलता हूँ। जगत प्रसाद ने लोबो से कहा और फोन काट दिया। लोबो फोन कटने के बाद वापस आकर अमन के कमरे में मुस्कुराकर बैठ गया और उधर जगत प्रसाद ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, कुछ भी हो जाए, मैं रिया को राजस्थान में ये प्रोजेक्ट शुरू करने नहीं दूंगा। और बैठे अपने सामने लगी एक युवक की तस्वीर पर उनकी निगाह चली गई। ये वही तस्वीरें थी जिसके हाथ में बधी घड़ी देखकर उनके आंसू निकल गए थे। जो सिद्धार्थ ने उसको गिफ्ट दिया था वो युवक और कोई नहीं बल्कि उनके बेटे और रिया के पापा पुष्पदीप माथुर थे। अब पुष्पदीप माथुर का राजस्थान से क्या संबंध है और जगत प्रसाद माथुर इस प्रोजेक्ट को सफल क्यों नहीं होने देना चाहते थे, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। दोपहर के 3 बज चुके थे। विक्रम और रानी को लेकर ट्रेन दिल्ली की ओर बढ़ रही थी और इधर रॉबर्ट के आदमी कल शाम से ही विक्रम को ढूंढ रहे थे। वो लोग बस अड्डे और बाकी जगहों पर उनकी तस्वीर दिखाकर पूछ रहे थे कि क्या किसी ने उसको देखा है, लेकिन कोई भी हाँ नहीं बोल रहा था। और अगर कोई हाँ बोले तो कैसे? आखिर वो दोनों इतना सफाई के साथ भागे थे कि उनके बारे में अंदाजा लगाना एकदम से मुश्किल था। तुम्हें पता कैसे चला कि डॉक्टर की लाश पुलिस के हाथ लग चुकी है? विक्रम ने रानी से पूछा। जब विक्रम ने रानी से ये सवाल किया तो उसके चेहरे के सामने कल सुबह की तस्वीर साफ साफ तैर गई। सिद्धार्थ का इलाज करने वाले डॉक्टर को जब इन लोगों ने किडनैप किया तो उसके बाद रानी और विक्रम ने वहां नौकरी छोड़ दी और अगली नौकरी ढूंढने लगे। चूंकि इन्होंने डॉक्टर के मोबाइल से छुट्टी की अर्जी दायर कर दी थी तो इन्हें ये अच्छे तरीके से मालूम था कि 3 महीनों तक इनको कोई पूछने वाला नहीं था। और उस रात रानी की ड्यूटी उसी हॉस्पिटल में थी जहां पर डॉक्टर और सिंडिकेट के आदमियों की लाशों को लाया गया था। और ब्यौरा लिखते वक्त जब रानी की नजर डॉक्टर की लाश पर पड़ी तो उसके तोते उड़ गए। वो समझ गई कि अब डॉक्टर की लाश पुलिस के हाथ में आ चुकी है और शिनाख्त होने के बाद जरूर वो लोग हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां से उन्हें हमारा पता लगेगा और इसके बाद उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता था। उसने किसी तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और वहां से निकल गई और विक्रम से मिलकर उसी दिन वहां से गायब होने का निर्णय लिया। लेकिन वो दोनों जानते थे कि पुलिस भले ही ना ढूंढ पाए लेकिन सिंडिकेट के आदमी उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। इसलिए वो उनके नजर में आने से पहले इतनी दूर जाना चाहते थे कि वो ना पुलिस के और ना सिंडिकेट के हाथ में आए। विक्रम को रानी ने जब ये बताया तो वो उसकी समझदारी की तारीफ करते हुए मुस्कुराने लगा। लेकिन उस लाश को लेकर सिंडिकेट के आदमी हमें क्यों ढूंढेंगे? अब की बार रानी की तरफ से विक्रम की ओर सवाल का तीर चलाया गया था। विक्रम के चेहरे पर एक मायूसी फैल गई और उसने रानी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सिंडिकेट में टैटू या किसी अन्य ऐसे निशान वाली लाशों को कैरियर बनाने पर मनाही है जो पुलिस के नजर में आ जाए। इसलिए अगर सिंडिकेट के किसी आदमी ने उस लाश को देखा होगा तो शायद ये बात मास्क मैन तक पहुंचे और वो हमें ढूंढने का आदेश जारी कर दे। जैसे ही विक्रम ने रानी से ये कहा उसे याद आ गया कि इस डॉक्टर की गर्दन पर एक टैटू था और शायद पुलिस उसी टैटू के जरिए डॉक्टर तक पहुंच जाए। वो विक्रम की मूर्खता पर उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी और उससे दांत पीसकर खुसफुसाते हुए बोली, जब सिंडिकेट के इस शर्त के बारे में पता था तो फिर आखिर डॉक्टर की लाश को कैरियर बनाने के लिए क्यों दिया? वो दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में बगल में बैठे मोबाइल से आ रही न्यूज की आवाज पड़ी, जहां बताया जा रहा था कि कल रात ईटानगर के सिटी हॉस्पिटल में 8 लाशें चोरी हो गई हैं, जो कि एक एक्सीडेंट के बाद यहाँ लेकर आई गई थी। क्या इसके पीछे कोई मानव तस्कर गैंग शामिल है या ये अस्पताल की मिली भगत से कोई सबूत छिपाने के लिए गायब की गई थी? उन दोनों ने जब ये न्यूज सुनी तो खुश होने की बजाय उन दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि अब वो लाशें सिंडिकेट के पास थी
और वो टैटू का निशान उसकी नजर में आ गया होगा और वो हमें ढूंढने के लिए अब धरती आसमान एक कर देंगे, क्योंकि सिंडिकेट में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और यही सोचकर उनके तोते उड़ चुके थे और रॉबर्ट ने वही निशान देखकर विक्रम को ढूंढने का आदेश जारी किया था। क्या रॉबर्ट अब ढूंढ लेगा विक्रम को? और कैसे रोकेंगे जगत प्रसाद माथुर रिया को राजस्थान का प्रोजेक्ट करने से? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।